हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो में 20 to 25 क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे। और मान लो कि एक बात सीधा कर लेते हैं कि अगर नहीं भी आता है तब भी मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि भाई इससे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। हमारा इस जो मोटिव है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि भाई हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, जब तक आपको अप्रोच नहीं समझ में आएगा तब तक आप डिफरेंट क्वेश्चन नहीं अप्रोच कर पाओगे। तो इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैं ये मान के चलता हूं आप लोग चाहे शायद कर भी लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को करना है कि क्वेश्चंस की अप्रोच सीखना है। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ऐसा फॉर्मेट होगा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और फिर 1 मिनट का टाइम दो और उसको सॉल्व करो। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, पहले मैं सॉल्व कर पहले आप लोग करोगे उसके बाद फिर मैं। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास एक रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट नहीं, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस गिवन है। इसने ये बोला है रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अरीनियस इक्वेशन। तो जैसे इसने अरीनियस इक्वेशन बोला है तो मुझे पता है कि अरीनियस इक्वेशन क्या होता है। अरहीनियस इक्वेशन, अरहीनियस इक्वेशन ये बोलता है k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए वाई। क्या ये आपको पता है अरहीनियस इक्वेशन? क्लियर है। मैं यहाँ पर टर्म को भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। यहाँ पर जो ए होता है, ए क्या इंडिकेट करता है? ए हमारा होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। ठीक है। और भी नाम होता है इसका। आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हो इसको। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर है। और या फिर आप चाहो तो ये भी बोलते हैं, कोलिजन फैक्टर भी इसको बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? तो ये इसके नाम होते हैं। दूसरा जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, जो ई ए की पावर माइनस आर टी, ये जो टर्म होता है पूरा ये हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉल। क्या बताता है ये? फ्रैक्शन ऑफ मॉल। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आर और टी, तो टी हमारा टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट हो गया, के हमारा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये बोल रहा है, इसने जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन ये है कि भाई हमारे पास जो के इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन। ठीक है। अब जो यहां पर ई है इसने बोला है कि इन दिस इक्वेशन ई क्या रिप्रेजेंट, ई को हम बताएंगे भाई क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम देखें ई जो हमारा होता है कि भाई ई ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन आया कि एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। मुझे ये पता है, मैं क्वेश्चन अप्रोच करने से पहले क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखो। उसने क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा, वो कोलाइडिंग के बारे में पूछा हुआ है। सेकंड ऑप्शन फिर कोलाइडिंग है। सारे में कोलाइडिंग की बात चल रही है, फिर इस इक्वेशन से जो जो मीनिंग है वो पूछा गया है। तो अब बात ये करते हैं दोस्तों, कोलाइडिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो अरीनियस ने क्या बोला था? अरीनियस ने ये बोला था कि भाई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की बात करी थी उसने। उसने क्या बोला था? ये बोला था कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या? एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है कि कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल्स, कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, उनमें इतनी एनर्जी, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो आपस में रिएक्ट कर लें और रिएक्ट करके क्या कर लें, कोलाइड कर लें। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होता है, ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। हाँ कि है, एक मिनिमम एनर्जी होती है जो एटम्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर, आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। उनको प्रोडक्ट में बनाने के लिए दोस्तों बहुत मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो रिएक्ट करे। अब एक केस ऐसा होता है कि मैं इतनी एनर्जी दे दूं, मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि बहुत सारी एनर्जी दे दूं कि मान लो कि मेरे पास ये क्या हो गया, एक मिनिमम एनर्जी होगी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? अब मैंने ये बोला कि मैंने एनर्जी को इतना दे दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी से वो ज्यादा हो जाए। मैंने क्या बोला कि मेरा जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उनमें मैंने एनर्जी को इतना दे दिया कि वो, उनके पास जो मिनिमम एनर्जी थी उससे ज्यादा उनके पास एनर्जी। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त दोस्तों ये दिमाग में रखना, आपको अरिनेस ने ये बताया था
कि ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी मैटर। उनकी जितनी अच्छी ओरिएंटेशन होगी वो उतना अच्छा इफेक्टिव कोलिजन का दिखाएगा। वो इफेक्टिव कोलिजन के बाद वो प्रोडक्ट दिखाएगा। क्लियर है? अब ज्यादा एनर्जी दे दूंगा तो ऐसा तो है नहीं है कि वो रिएक्ट ना करेंगे। सर रिएक्ट तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब रिएक्ट अगर वो करेंगे तो उनकी जो ओरिएंटेशन होगी, क्या वो ओरिएंटेशन क्या रह पाएगी, सेम रह पाएगी? क्या मैं ये बोलूं उनकी जो ओरिएंटेशन है क्या वो प्रॉपर हो पाएगी दोस्तों? आप लॉजिक सोचोगे कि कोई मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बना ले रहा है, मैं एक्स्ट्रा एनर्जी और दे छू, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी एक बार बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट छोड़ो, वो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो वहां पर भी दिक्कत आती है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि एनर्जी अब विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। एनर्जी अगर ईए से ज्यादा हो जाएगी क्या मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा? क्वेश्चन है कि सर रिएक्ट तो करेगा पर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक है, ये उतना करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बट दूसरा वाला हम क्वेश्चन की बात करें, दूसरा वाला क्वेश्चन ये बोलता है एनर्जी विलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट। यहां से अगर इस ऑप्शन को देखो, मैंने ये बताया था कि अगर कोलाइड मॉलिक्यूल कर रहा है तो उनमें एक मिनिमम एनर्जी है। अब मिनिमम एनर्जी अगर उसको नहीं मिलेगी क्या वो रिएक्ट करेगा? सर बोलोगे सर नहीं, नहीं करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। क्या ये ऊपर वाले से ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है? क्या ये मैं कह सकता हूँ यही हमारा ऑप्शन होगा? सिंस ये हमारा मौलिक एमसीक्यू है तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोलाइडिंग एनर्जी अगर कोलाइडिंग एनर्जी से कम हो जाएगा तो भाई रिएक्ट करेगा ही क्यों। ठीक है, अब सी वाला ऑप्शन की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी, इससे क्या मतलब है यार अपने को टेम्परेचर से क्या। ठीक है, दूसरा बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्लियर है? ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसको आप सॉल्व करो, मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या बोला है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। इसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अपने को क्या करना, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या दे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं पहले वाले ऑप्शंस की बात करूं तो उसमें कितना होगा मुझे ये पता है, पॉइंट के बाद, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो मेरे पास कितना नंबर डिजिट, एक दो तीन, तो टोटल कितना हो जाएगा, तीन। पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। दूसरे वाले की अगर हम बात करें, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर जीरो जीरो है और लास्ट में अगर एक डिजिट दे देता है तो आपको पूरा काउंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो पूरा यहाँ पर ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तीन जीरो, चार और एक पांच। क्या ये बात समझ में आया आपको? ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन, नीचे वाले ऑप्शंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तब क्या होगा, नीचे वाला जो ऑप्शन है दोस्तों उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास ये कहाँ गया, हाँ, वन, टू, फिर डेसिमल है, फिर जीरो। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल से पहले अगर कोई डिजिट आता है, वन या टू या कोई सा भी डिजिट आ जाता है, एक हो चाहे दो हो, मैटर नहीं करता है, उसके बाद अगर जीरो आता है तो वो जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। मैंने क्या बोला, यहां पर दो वैरायटी थी, मेरे पास एक डेसिमल था। अब दो पॉसिबिलिटी है कि इंटीजर पहला यहां आ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये डेसिमल है, इंटीजर यहां आ जाए। क्लियर है? अगर एक ये है कि भाई अगर डेसिमल से पहले यहां पर कोई डिजिट है तो ये संभावना है कि यहां पर एक जीरो आ सकता है, और ये भी एक संभावना है कि अगर डेसिमल यहां है तो इधर एक जीरो आने की संभावना है। क्या ये समझ में आया? अब एसएफ का खेल क्या होगा, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर पहला केस में अगर इंटी डेसिमल से पहले कोई इंटीजर आ रहा है और डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। क्या ये बात समझ में आया? इफ डेसिमल से पहले अगर जीरो है तो वो जीरो काउंट नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आया, ये काउंट होगा। तो यहां पर भी ये वाला जो केस था वो क्या था, ये वाला ए वाला जो केस था, डेसिमल से पहले जीरो आया तो वो जीरो क्या होगा, काउंट नहीं होगा ये वाला, और इसके बाद भी क्या होगा, जीरो काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा, सिर्फ इंटीजर काउंट।
एक डिजिट काउंट होगा। क्लियर है दोस्तों? सिमिलरली यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन था, मैंने बोला डेसिमल से पहले अगर कोई डिजिट है, उसके बाद अगर कोई जीरो आएगा तो वो काउंट होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन में? 3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? फिर डी ऑप्शन में तो क्लियर ही दिख रहा है, डेसिमल का कोई खेल नहीं है, डिजिट जितना उतना यार। तो डी ऑप्शन में कितना हो जाएगा? क्या ये आपको समझ में आया दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? ए, सी और डी, मतलब फर्स्ट। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि भाई हमारे पास एक अमोनिया दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। जो क्या बोलता है, रिएक्शन N2 रिएक्ट कर रहा है 3H2 के साथ में और वो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, उसका वेट गिवन है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना? अप्रोच से पहले उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, मतलब LR क्या होगा। फिर उसने बोला है नंबर ऑफ मोल्स बता। ठीक है, देखो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आपको ये लग रहा सर क्या इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है दोस्तों, उसका ये तरीका, सबसे पहले हमेशा केमिकल इक्वेशन लिखो आप। ठीक है, 3H2 है, यहां से हमारे पास 2NH3। क्लियर है? सारे ये चेक करो क्या मेरे पास सारे होमोजीनियस है, मतलब गैसेस स्टेट में है। सर बिल्कुल सही बात है। अब उसने क्या क्या दिया है, उसने पहले जो भी दिया वो मेंशन कर दो। जैसे 20 ग्राम नाइट्रोजन है, मैंने लिख लिया। इसने बोला है कि 5 ग्राम मेरे पास जैसे। अब जो भी पूछा है वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 आपका जो होना चाहिए टारगेट, वो ये होना चाहिए रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंसिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। रिएक्शन बैलेंस है सर, बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, मेरा काम खत्म। अब मुझे ये समझ में आता है, अपना एक तरीका पकड़ो, एक तरीके से करो। ठीक है, मेरा ये है कि भाई अगर मुझे ये पता है कि जब कभी भी वेट गिवन होता है तो मुझे मोल निकालने के अलावा दूसरा ऑप्शन दिखता नहीं, तो यहां मैं मोल निकाल सकता हूं N2 के। और N2 के मोल क्या होगा भाई, जितना भी वेट गिवन हो उसका मोलर मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नाइट्रोजन का 14, N2 है तो कितना हो जाएगा 20। क्या ये बात समझ में आया? फिर यहां पर अगर मैं H2 के मोल निकालू तो फिर कितना है आ जाएगा, जितना वेट गिवन है, यहां पर क्या डिवाइड कर दोगे उसके मोलर। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करते थे आप, स्टोशोमेट्री रेशियो। स्टोशोमेट्री रेशियो क्या बोलता है कि भाई जितने भी आपके पास मोल हो उसको डिवाइड कर दो स्टोशोमेट्री कोफिशिएंट। यहां पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। क्लियर है दोस्तों? फिर दूसरा रेशियो जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 5/2 इसका मोल है, डिवाइड कर दोगे कितने, 3 से डिवाइड कर दोगे यहां, तो ये कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया दोस्तों? 3 है। तो मैंने ये बताया था भाई, आपको पता हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का तरीका यही है, सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करो। मोल कैलकुलेट करने के बाद स्टोइकोमेट्री रेशियो आप निकाल दो, या मोलर रेशियो निकाल दो। जितना मोल आपने निकालने हैं उसको डिवाइड कर दो स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट से। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? यहां पर स्टोइकोमेट्री से अच्छा आप ये लिखो मोलर रेशियो। क्या? मोलर रेशियो, जो क्या होगा, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे ये यहाँ पर क्लियर ही दिख रहा है कि जो हमारा लिमिटिंग रीजेंट होगा वो कौन होगा। क्या आपको कोई आइडिया लग रहा है लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा? तो लिमिटिंग रीजेंट हमें ये पता है, ऊपर 20 है नीचे 28 है, तो ये जो रेशियो आएगा इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूं कि मेरा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, N2। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि रेशियो आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है हाइड्रोजन का वो ज्यादा आ जाएगा कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो जो वैल्यू कम आएगा वो हमारा लिमिटिंग रीजेंट होता है। अब मुझे लिमिटिंग रीजेंट पता चल गया कौन है, तो मुझे ये N2 है, तो N2 वाला जो ऑप्शन होगा वो केवल दो ही है, सी है और डी है, मतलब ये दो तो एलिमेंट। क्लियर है? अब मोल का वैल्यू अपने को क्या करना है, NH3 के मोल निकालने हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है, अब आपको क्या चाहिए होगा, ब्रिज चाहिए होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक से समझाया हुआ है दोस्तों, पूरा बेसिक से बताया हुआ है कि जब आपको लिमिटिंग रीजेंट पता चल जाए और प्रोडक्ट्स के अबाउट पूछा जाए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ड्रॉप ब्रिज। क्या बनाना पड़ेगा, ब्रिज। देखो मैं डिटेल में इसीलिए करा रहा हूं कि जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आए। आपने प्रैक्टिस करा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से करनी होगी।
ठीक है, कंसेप्ट को नहीं भूलना है, सिक्वेंस से चलना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने ब्रिज बनाया, तो ब्रिज में कैसे बनाता हूँ, स्टोइचियोमेट्री रिले कोफिशिएंट का। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 3 मोल ऑफ H2 से मेरा कितना बन रहा है दोस्तों, 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर है? तो 1 मोल से कितना बनेगा, यहां से कितना आ जाएगा, देखो अब मेन बात ये है कि यहां से हमेशा जब भी ब्रिज बनता है, वो ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट टू कहां से बनेगा, प्रोडक्ट से बनेगा। यहां पर हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो नाइट्रोजन था, ठीक है, तो यहां पर जो आएगा वो नाइट्रोजन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। तो यहां पर नाइट्रोजन का 1 मोल है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल से 2 मोल यहाँ पर ये बन जाएगा। क्लियर है? अब क्या है, हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के मोल निकाले हुए हैं। मोल निकालेंगे तो अगर मैं बात करूं 20/28 मोल ऑफ N2 से कितना बन जाएगा, 2 × 20/20। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये सॉल्व करके कितना वैल्यू आ जाएगा, कहाँ गया कैलकुलेटर, डिसिप्लिन कैलकुलेटर, 40/28, 1.4, कितना आ गया, 1.4। क्या ये बात क्लियर है? और हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है, एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। क्लियर है? और वो अगर H2 के मोल बोलता तो जो मैंने रिलेशन पहले बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डी नहीं होगा, सी आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? स्टेप आपको ध्यान रखना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, उसके बाद मोलर रेशियो निकाल दो, फिर उसके बाद ब्रिज बना लो लिमिटिंग रीजेंट जिससे भी पूछा हो। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन थर्मोडाइनेमिक्स से है। थर्मोडाइनेमिक्स का रिलेशन में क्या बोलता है दोस्तों, कि भाई हमारे पास सेट ऑफ पैरामीटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ फंक्शन। इसने ये बोला है अमंग द फॉलोइंग, मतलब इन सब में से कौन सा, द सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो पाथ फंक्शन को बताता है। तो सिंपल आपको ये पता है, Q+W क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। क्लियर है? Q क्या होता है, एक हीट होता है, और हीट और वर्क, हीट एंड वर्क, ऑलवेज आपको क्या याद रखना है, पाथ फंक्शन। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि थर्मोडाइनेमिक्स में हीट और वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। क्लियर है ये? अब H - TS क्या होता है सर, गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, स्टेट। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे पास बी एंड सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग से है। केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बताना है कि इन सब में से कौन होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या एटम, एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड, कोई भी आप ले लो, या अगर मैं एक सेंट्रल एटम की बात करूं तो वो क्या होना चाहिए, इफ 4 बॉन्ड से कम बनाया है, 4 बॉन्ड से कम, तो वो कैसा हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब वो कैसा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसा बिहेव करता है, लूज एसिड की तरह बिहेव करता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आप चेक कर लो, यहां पर अगर हम चेक करें एक एक कंपाउंड को, तो यहाँ पर फॉस्फीन है, एक लोन पेयर होता है इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब ये नहीं होगा। B2S6 इंपॉर्टेंट है। कैसे, B2S6 को अगर आप देखो इसको डाइबोरेन बोलते हैं, हाँ कि ना। और डाइबोरेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होता क्या है दोस्तों, ये 2 यूनिट ऑफ BS3 होता है, हाँ कि ना। अब बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, और 3 बॉन्ड बनाए हुए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, लुईस एसिड बन जाएगा, या हम उसको क्या बोले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। CCl4 कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये नहीं होगा। अमोनिया एक लोन पेयर रखता है 4,
सर नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी सर ऑक्टेट कंप्लीट है इसका भी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी वहां एकदम ऑक्टेट। BCl3 सर अभी तो देखा है, ये बोरोन का ही तो डेरिवेटिव है, BCl3 है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको याद रखना है अप्रोच। मुझे अगर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो मेरे दिमाग में ये आया कि कोई सा भी सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड से कम है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो लुईस। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है केमिकल किससे, काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स ने ये बोला है कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो अगर 3 से ज्यादा हो जाए, तो क्या बोला है, रिएक्शन आर रेयर। सही बात है, रिएक्शन क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है। क्यों रेयर हो जाती है, उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनके ऑप्शन दिया हुआ। आपने ये तो पढ़ा था यार, देखो अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर में आपने जब पढ़ा था हमारे पास, तो उसमें क्या होता था कि वो थर्ड ऑर्डर में ना रहकर क्या बन जाता था, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, कुछ इस तरीके से हो जाता था। तो उसको हम क्या बोलते थे, शूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते थे, शूडो ऑर्डर रिएक्शन। शूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हायर ऑर्डर में तो है, बट वो हायर ऑर्डर में ना रहकर वो कम ऑर्डर में रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और हमने ये भी बोला था कि भाई अगर 3 से ज्यादा अगर ऑर्डर हो जाता है, तो वो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट करने की, रिएक्ट या कोलिजन करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम हो जाए। तो हम यही बोल देते हैं, अगर 3 4 हो जाए तो वो करता ही नहीं है रिएक्ट। क्लियर है, क्योंकि 3 में ही हमने देखा था, 3 में क्या देखा था कि सूडो ऑर्डर नेचर दिखाने लग जाता है वो। तो सूडो ऑर्डर दिखाने का मतलब क्या हो गया कि वो इतना हायर ऑर्डर में नहीं रहना चाहता। तो अगर मैं 4 की बात करूंगा तो वो मतलब कोलाइड करेगा ही नहीं, और जब कोलाइड करेगा ही नहीं तो वो रिएक्शन होगी नहीं। तो यहां पर ये बोला है कि अगर मेरा जो ऑर्डर है, कि यहां पर ऑर्डर 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, रेयर होगी। क्यों रेयर होगी, क्योंकि उसमें लो प्रोबेबिलिटी होगी कोलिजन करने की, रिएक्टिंग स्पीसीज। मतलब जो भी रिएक्ट करने की जो स्पीसीज होगी, या दो जो एटम होंगे, ए एटम और बी एटम, वो आपस में कोलिजन करेगा ही नहीं। कोलिजन करेगा नहीं तो प्रोडक्ट नहीं। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी और एंट्रोपी को अगर इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, तब भी कुछ नहीं होगा, फालतू के ऑप्शंस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑप्शन देकर आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये बोला गया है, बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। बॉन्डिंग का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास इन सब में से ए जो है, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d। क्लियर है। बी जो बोल रहा है, बी हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। क्या हो रहा है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। सी बोल रहा है इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? तो जब ऐसी बात होगी तो मुझे बस फाइंड आउट करना है इन चारों में से कौन सा होगा। तो अब पहला ऑप्शन अगर हम देखें, तो हमारे पास जिनोन है, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 4। क्लियर है। जिनोन क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ठीक है, 18 ग्रुप से आता है, और 18 ग्रुप से अगर आता है तो इसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इसने यूज कर लिए, 4 इसने यूज कर लिए, तो 2 का एक लोन पेयर, 2 का एक लोन, कुछ इस तरीके से। तो यहां से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, किससे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर से निकालते हैं। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सिग्मा कितना, 1 2 3 4, और 2 लोन पेयर, कितना आ गया, 6। और 6 से हमारा क्या बन गया, sp3, मतलब 4 sp3d2। इसने क्या बोला था कि हमारे को जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो क्या चाहिए, sp3d चाहिए। तो ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, XeF2। फिर वही बात है, इसका स्ट्रक्चर फ्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ से। और फ्लोरीन अगर आ चुका है दोस्तों, 2 फ्लोरीन, तो हमारे पास 3 लोन पेयर बचा होगा। क्लियर है। 3 लोन पेयर बचा होगा तो हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, मतलब 5, और 5 से हमारा क्या बन जाएगा, sp3, 4 और क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों?
क्या ये आपको समझ में आया? इसने जो कॉन्फ़िगरेशन पूछा है वो हमारा विच ऑफ द अमंग sp3d कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो हमारा sp3d कॉन्फ़िगरेशन किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। एक तो ये ऑप्शन आया। अच्छा, pf5 की अगर हम बात करें तो pf5 में क्या होगा? सर pf5 में क्या होगा, छह इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच इसने बना रखा है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी नहीं होगा। SF4 की अगर हम बात करें तो SF4 में एक लोन पेयर होता है, चार बॉन्ड पेयर होता है, इसका भी क्या आ जाएगा, पांच हो जाएगा स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर अगर पांच है तो ये क्या हो जाएगा, sp3d। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर जो हम देख सकते हैं क्लियरली, दो, बी और डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो उस ऑप्शंस के लिए अगर हम बात करें तो इसने कंडीशन रखी थी कि भाई आपके पास sp3d होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है भाई, क्लियर दिख रहा है अपने को। फिर ये बोला बॉन्ड लेंथ डिफरेंट। अगर यहाँ पर देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सारे फ्लोरीन, सारे क्या है, फ्लोरीन है। बट ये वाला अगर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, दो फ्लोरीन है, क्या इधर बॉन्ड लेंथ सेम होगी? मैं डिफरेंट बॉन्ड लेंथ चाहिए, कैसे देखोगे? तो उसका ये तरीका होता है, यहां पर आप देखो, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, क्लियर है। ये कुछ ऐसा होगा कि तीन लोन पेयर होगा, आपस में रिपल्शन एकदम मिनिमाइज करके चल रहा होगा। कैसे मिनिमाइज होके चल रहा होगा, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन की तरह लिखूं, तो ये हमारा कुछ जेनॉन है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, कुछ इस तरीके से होगा। और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये आपस में कुछ इस तरीके से होंगे, अपने आप को जो रिपल्शन होगा मिनिमाइज कर रहे होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पर आ रहा होगा, क्लियर है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, तो ये जो SF4 है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो एक लोन पेयर ही तो आ रहा होगा ना, बाकी के चार तो इस तरीके से होंगे। तो ये मैं बोल सकता हूँ इनमें जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा बिल्कुल भी। और जब सेम नहीं होगा तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी जाएगा। ये वाला क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ कैसी थी, सेम थी। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, ये वाला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा इस, सोचो। इसमें ये बोला गया है कि भाई आपके पास एक मोनो आइडियल गैस है। क्या है, एक मोनो आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, और कैसी है, मोनो है। मैं लिखते हुए चलो, हमेशा लिखते हुए चलो, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ट्रू स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास UH डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सही बात है, क्यों नहीं भाई, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, पहला तो एकदम करेक्ट होगा। कंप्रेसिबिलिटी Z इज नॉट इक्वल्स टू वन, हमेशा याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी Z जो होता है वो ऑलवेज वन होता है। तो ये ऑप्शन काटा मार दो। बी ऑप्शन किस किस में नहीं है, देखो बी तो इसमें आ रहा है, तो ये काटा मार दो। बी तो अब तीन ऑप्शन बचा, CPM माइनस CBM इक्वल्स टू R, सर ये तो पता है, सी तो एकदम करेक्ट है, सी करेक्ट है तो आना चाहिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है जिसमें नहीं आ रहा है वो भी काट दो, इसमें ए नहीं आ रहा है तो वो कट गया, बचा दो ऑप्शन। तो हमारे पास जो अभी तक है वो ए और सी हो चुका है। क्या डी, DU इक्वल्स टू CB DT फॉर एनी प्रोसेस, क्या ये करेक्ट है? सर बिल्कुल, ऑल प्रोसेस के लिए ट्रू होता है, तो ऑल प्रोसेस के लिए ट्रू होगा, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि भाई आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, AX4Y, क्लियर है। जिसमें से बोला है हैज ऑल इट्स एलिमेंट फ्रॉम P ब्लॉक, P ब्लॉक का एलिमेंट है, सारे जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, P ब्लॉक से हैं। अब जब P ब्लॉक से है, उसमें क्या बोला है कि हमारे पास जो A है, जो ए है क्या है, रेयरेस्ट मोनो एटॉमिक नॉन रेडियो एक्टिव फ्रॉम इट्स ग्रुप। ए की जो इसने बातें बताई है, पहला, एक तो ये रेयर है, दूसरा क्या बोल रहा है, ये सिंगल है मतलब मोनो एटॉमिक है, दूसरा क्या बोल, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, नॉन रेडियो। कैसे बताओगे आप? पहला तो यही सोचने में लग जाएगा कैसे बताएं। मुझे इतना समझ में आता है, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, मैंने क्या बोला, इसने क्या बोला, मैं अगर बात करूं तो नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव की अगर हम बात करें, तो नॉन रिएक्टिव कौन सा होता है, 18 ग्रुप होता है। और 18 ग्रुप ही एक ऐसा होता है जो सिंगल रहता है, जो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, हाँ की ना?
क्लियर है? अब मोनो एटॉमिक है और ये क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब रेयर में कौन सा होगा, रेयर की बात कर रहा है और नॉन रेडियो एक्टिव है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 18 ग्रुप को मेंशन कर रहा है। 18 ग्रुप में मेरे पास जो ग्रुप वो मेंबर्स आते हैं, हीलियम को छोड़ दो, दो एटम, हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, यही मेरे पास एलिमेंट आएंगे, हाँ कि ना? अब जब ये एलिमेंट आएगा तो मैं पहचानूंगा कैसे कौन सा एटम। इसने क्या बोला है, X4Y, मतलब ये टोटल जो ए है वो 5 से जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है। अब 5 कौन बनाएगा, मुझे ये पता है कि भाई ना तो ये कट गया, ये भी कट गया। आर्गन, क्या आर्गन हम सोच सकते हैं क्या? आप सोचो, बोलोगे आर्गन नहीं हो सकता, ये ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। बट आप ये देखो, एक जिनोन एक ऐसा केस होता है, जिनोन क्या होता है, एक ऐसा केस होता है दोस्तों, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। रेयर के साथ साथ सिंगल, तो ये तो सारे से मोनो एटॉमिक होते हैं, और ये क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। नॉन रेडियो एक्टिव और भी होते हैं, पर ये क्या होता है, रेयर होता है। और जो रेयर होता है उसके साथ इसने बॉन्ड बनाने के लिए बोला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये आप ये याद रखो। क्लियर है दोस्तों? तो जिनोन क्या हो गया, बहुत ज्यादा रेयर हो गया, तो हमारा सेंट्रल एटम भी यही हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा ये। अब उसने क्या बोला है एक्स और वाई के ऊपर, कि भाई जो एक्स है, एलिमेंट एक्स एंड वाई हैव फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। मुझे यह पता है यार कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो आते हैं वो हमारा कितना, 17 ग्रुप में आता है। और 17 में कौन सा आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन तो देखो रहता है, सही बात है। अब उसने देखो एक और पॉइंट है, इसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 4 के अराउंड होती है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन सा आता है, एक ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन की कितना होता है, 3.5 के समथिंग होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पहला जो एटम होगा फ्लोरीन है, और दूसरा क्या है, दोनों ही क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने ये कंफर्म कर दिया था कि जो हमारा एक्स है, जो हमारा एक्स है दोस्तों, वो कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि जो ए है वो हमारा जिनोन है, और जो हमारे पास एक्स है वो हमारा फ्लोरीन है। बचा हुआ वाई क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब आप ये सोचो सर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन भी तो आता है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अच्छी खासी होती है। तब आपको ये पता होना चाहिए ना यार, कि सेकंड ग्रुप वाले जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ग्रुप में अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम में आते हो तो ईएन क्या होती है, डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। तो जब वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ज्यादा है फिर सेकंड की है, तो वो क्लियर हो गया कि भाई ग्रुप में पहला पहला एटम आप उठाओ और वहां से आप मेंशन करो। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बचा है वो क्या बन चुका है, जिनोन हो चुका है, जिनोन के बाद 4 फ्लोरीन हो चुका है, ओ हो चुका है। इसने ये बोला, अब बोल रहा है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बताओ, तो आप ये निकाल देना, आपको पता चल। क्लियर है दोस्तों? मुझे नहीं लगता कि आपको ये नहीं आएगा। स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, चार, दो ऑप्शन इधर, एक लोन पेयर लगा दो, 4 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, निकाल दो, आराम से हो जाएगा। कैसे, ये देखो अब लोन पेयर आ गया, मतलब पिरामिडल आ गया। अब पिरामिडल आ गया तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन है जेई का, ठीक है तो सारे जेई के, पर ये क्या है, जेई का क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है दोस्तों? और ये बात ध्यान रखना नीट वाले स्टूडेंट, नीट वाले स्टूडेंट ये याद रखना है कि आपके लिए शेप और ज्योमेट्री कैसी होती है, सेम होता है, ये याद रखना है। और डिफरेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो, ठीक है। क्लियर है? तो अगर ये देखा जाए तो आप नीट वाले देख के करना है, जेई के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, कमेंट करना है कि सर स्लाइड नंबर 12 का आंसर ये होगा। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग खुद से ट्राई करोगे। काइनेटिक्स का क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, मतलब एन कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब एन अगर 1 हो गया तो मुझे तो इक्वेशन तो पहले फट से पहले इक्वेशन लिख ली,
कि मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगा 2.303 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। इसने क्या बोला, इसने जो रिएक्शन गिवन है वो रिएक्शन क्या दे रखा है कि ए से कहाँ जा रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी जो हाफ लाइफ है, टी हाफ लाइफ कितना हो रहा है, 10 डेज है। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर, टाइम बताना है। वो ये बोल रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी, 1/4 हो गई। जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 1/4 हो गई, तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1/4 है। 1/4 हो गई ना, 1/4 हो गई। तो यहां से 80 नहीं होगा ये क्या होगा, 1/4 रहेगी। इसमें बोला 1/4 हो जाए तब अपने को बताना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ये मान के चल रहा हूँ कुछ 100% होगा। क्या मैं कंसीडर करके चल सकता हूँ वो 100 होगा, या एक काम करो उसको 1 मान के चलो, 100 ज्यादा हो जाएगा तो आप ये मान लो कि अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 लेके चल रहा हूँ, तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो क्या बोल रहा है, तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, A-X। ए अगर मेरा 1 है, उसने बोला है 1/4 होने पर मुझे बताना है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 3/4 बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये 3/4 है तो यहाँ पर 3 और ऊपर 4। क्लियर है। अब मेरे पास अननोन क्या रहेगा, मुझे टाइम तो चाहिए, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है के। के कैसे निकालूंगा, तब आपको ये पता है ना रिलेशन, कि भाई के 0.0693/TR5। क्या ये रिलेशन आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि यार आप ये सीधा लिखो, यार ये ऐसे करके होता है, तो आप सीधे फर्स्ट ऑर्डर ये उसने मेंशन किया हुआ है, तो आप पहले इक्वेशन को लिख लो, फिर उसमें पुट कर लो, जो जो रिक्वायर्ड हो वो आप निकालो। क्लियर है। तो यहां से आप निकाल दोगे तो यहाँ पर के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.693। तो यहाँ से जो टी हाफ लाइफ होगा, वो टी हाफ लाइफ कितना दिया होगा, 10 डेज दिया हुआ था। तो यहाँ से के का वैल्यू जो आ जाएगा 6.93 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, आंसर आप निकाल देना दोस्तों। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ जाएगा 6.93। टाइम अपने को चाहिए 2.303। ये लॉग आपको सॉल्व करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है, आ गया भाई, अरे, फोर पॉइंट। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन से हम बात करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि भाई हमें ईएमएफ ऑफ द सेल बताना है। ईएमएफ कितना है, एट 298 केल्विन पर गिवन है, एक्स इंटू 10⁻⁻²V गिवन है। उसने हमारे पास एक सेल दिया हुआ है, और जब सेल दिया हुआ है तो जिंक से जिंक 2+ दिया हुआ है उसने, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। ये एक सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, फिर Ag+ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर, और Ag है। तो इसने वैल्यू ऑफ एक्स पूछा, मतलब एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, जिसमें उसने E0 गिवन दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसके लिए आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, मुझे ये पता है ईएमएफ अगर चाहिए तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ मोल्स, और लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। क्लियर है। हमारे पास जो अननोन आया वो ई सेल निकालना है अपने को। E0 सेल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या होता है, और इसमें ई सेल और E0 सेल में मैंने डिफरेंस भी बताया हुआ है दोस्तों। अब यहां पर क्या होगा कि भाई अगर मुझे E0 सेल चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, E0 ऑक्सीडेशन, E0 रिडक्शन। क्लियर है। मुझे बस ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन के लिए मुझे पता है जिंक। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि भाई एनोड पर कौन सा आएगा, कैथोड पर कौन सा आएगा। तो इस केस में आपको ये दिमाग में रखना है, एक तो आप जा सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू, आपको अगर याद है तो। नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन हो, तो आपको क्या करना है कि जो हायर वैल्यू होगा वो हमारा कहाँ चला जाएगा, रिडक्शन पे। तो हमें क्या पता है, ये पॉइंट में दिया हुआ है, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, ये हमारे पास प्लस में दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा, दोनों ही पॉइंट में वैल्यूज है, तो हमें ये पता है हायर द वैल्यू ऑफ कैथोड या रिडक्शन पोटेंशियल वो कहाँ जाएगा,
कैथोड पर जाएगा। तो इसको कहाँ आना पड़ेगा, एनोड पर आना पड़ेगा, और एनोड पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ रिडक्शन। क्या ये बात क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन पर जिंक जाएगा, तो जिंक का डेटा हमें ऑक्सीडेशन में प्लस में वैल्यू लेंगे 0.76। रिडक्शन निकालना है तो रिडक्शन का वैल्यू सेम है 0.8। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 1.56। क्या ये बात क्लियर है? फिर क्या है, अपने को वैल्यू रखना है ईएमएफ कितना है, 1.56 माइनस के 0.059। एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू डिसाइड करना है, तो अपने को ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर +2 है, इसको भी +2 में होना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर कर। क्या ये बात क्लियर है? तो मुझे ये पता है, इक्वेशन लिख लो यार। इक्वेशन से कभी दर्द नहीं होगा। जब दर्द नहीं होगा तो कैसे क्या करना है मैं आता हूँ। इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने जाओगे तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे जिंक से। ये हमारे पास एनोड होगा, +2 में जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा ये। दूसरा इक्वेशन है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब Ag प्लस में जाएगा, प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन खाकर ये किस में चला जाएगा, Ag में चला जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है, तो मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में कौन आ रहा होगा यहाँ पर, जिंक 2+। हाँ की ना? नीचे क्या आ जाएगा, Ag+। अभी हमने ये देखा था कि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर पावर 2 होगा, तो अब बस वैल्यू कैलकुलेट करना है, आंसर आपके सामने। क्या आ जाएगा, वैल्यूज को रखो आप, वैल्यूज को अगर आप रखोगे तो ईएमएफ अपने को चाहिए 1.56 माइनस की ये वैल्यू गिवन था, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.0591। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा ये लॉग है, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.01 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? ये यहां तक आ जाएगा। अब सीधा सीधा वैल्यू है इसका, जो आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं, क्योंकि आप ये सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपके पास ईएमएफ का जो वैल्यूज है वो लगभग 140, क्योंकि हमें नेगेटिव में चाहिए ना उसमें, तो 147.15 इंटू 10 की पावर। ठीक है, ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि भाई हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस, इसने बोला है कि एक रिएक्शन है, इसने, अरे चेंज नहीं, इसने बोला कोई रिएक्शन है 1 बार पर हो रहा है, वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, लोअर टेम्परेचर पर। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जब लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर पर कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट बिकम स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब हायर टेम्परेचर है, जब हायर टेम्परेचर पर है तो वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस। उसने बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप। बोल रहा है कि वो डेल्टा एच डेल्टा एस, अच्छा ये रिलेशन में डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में पूछा है, तो हमें ये पता है एंट्रोपी से रिलेट कैसे करेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये अपने को याद है। इसके भी पर अगर ये लोअर, मुझे ये पता है, देखो नॉन स्पॉन्टेनियस फैक्टर है, तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव, वो पॉजिटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अब ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव कब है, जब टेम्परेचर क्या है, कम। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, टेम्परेचर कम है तो मुझे ये वैल्यू किस में चाहिए, तो पॉजिटिव में चाहिए। और पॉजिटिव में अगर चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। दिस हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अब टी से कोई टी की मतलब है नहीं है, टेम्परेचर क्या है, लोअर है। अब इसको भी क्या होना पड़ेगा, एंट्रोपी को, एंट्रोपी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर है, इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर है, तो अगर मैं और शॉर्ट में बोलूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है डेल्टा जी ग्रेटर होगा डेल्टा टी एस से।
क्या ये बात आपको समझ में आता है? क्या ये बात आपको समझ में आता है कि हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी का वैल्यू कितना होता है? पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव होगा तो वो कब होगा? डेल्टा जी ग्रेटर होगा डेल्टा टी एस से। तो वैल्यूज को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो पॉजिटिव है तो अपने को एक तो वैल्यू पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव वाला तो उड़ा दो, डेल्टा है। जो डेल्टा एच कहीं पर नेगेटिव है, ये वाला तो खल्लास कर दो, नहीं हो सकता। एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? नेगेटिव ये खत्म। नेगेटिव अपने को चाहिए ही नहीं। अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव सही है बात। अच्छा, दूसरा भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर अपने को क्या चाहिए? नेगेटिविटी चाहिए। पर करना क्या है अपने को? एक हो गया, आंसर आ गया यहाँ से। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला है? नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन है, एक दिया हुआ है उसने, 2a प्लस, क्या दिया हुआ है ये, 2a+b, 2a+b गिव्स C+D, ये इक्वेशन है। उसने क्या बोला है? काइनेटिक डेटा वर ऑब्टेन सेपरेट एक्सपेरिमेंटल ऑल द डेटा दिस। अच्छा, अपने को क्या चाहिए? रेट लो चाहिए फॉर्मेशन ऑफ सी। कैसे निकाल सकता हूं? मुझे अगर सी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रेट लॉ लिखना है। और रेट लॉ अगर मुझे लिखना है, रेट लॉ जो होता है वो एक्सप्रेस किसमें करते हैं? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जब मैं लिखूंगा तो के, और ये यहाँ पर ए की पावर एक्स और बी की पावर। अब आप लोग ये सोचो कि सर, पावर तो ऑर्डर तो है ना, इधर दो चिपका दो, उधर एक चिपका दो। तो ये दिमाग में रखना कि जो रेट लॉ होता है डेट इज एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल में आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसने दिया नहीं है तो इसीलिए मैंने एक्स और वाई लिखा हुआ है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए डेटा दिया हुआ है। अब मैं देखो इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ करना कैसे। लॉन्ग तरीका ये है कि आप इक्वेशन को लिखो, दोनों की इक्वेशन को लिखोगे, वहां से काटा पीटी और एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे। पर सबसे बढ़िया ये है ना कि मान लो कि अगर मुझे ए का ऑर्डर चाहिए, तो मैं ये ले रहा हूँ कि भाई जिसमें वैल्यूज चेंज हो रहा है मैं वो देखूँ ना। उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 से 0.2 हुई। ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, वो हमारा 0.1 से 0.2 हुआ। तो यहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ ए है, सी है, वो भी क्या हुआ? दुगना हुआ, 2.4 है। वो भी क्या हुआ? दुगना हुआ, 2.4 पावर। यहां लिख देता हूं। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखोगे जब इसका डबल हुआ है तो इसका भी डबल हुआ है। तो ऐसे कौन से ऑर्डर में होता है? कौन सा होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? तो मुझे ये पता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखा है, यहाँ पर के फैक्टर है, यहाँ पर एन है। अगर एन की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो मुझे ये समझ में आता है जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब अगर रेट जिस स्पीड से बढ़ेगा उस स्पीड से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ ये क्लियर इंडिकेट दे रहा है कि हमारा जो ए है वो कौन सा फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर का। क्या ये आपको समझ में आया कुछ? देखो आपके पास अगर टेबल दिया हो, ठीक, आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, तब आपको ये देखना है कि उसमें चेंज किस किस में हो रहा है। मुझे ये समझ में आया इन दोनों के बीच में चेंज हो रहा है। जब इसका डबल हुआ, जब इसको डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, और ये डबल तो ये डबल, मतलब फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों? और मैं अगर बी का ऑर्डर निकालने जाऊं तो बी का ऑर्डर में भी ये करूंगा, मैं सेम सेम वाला लूंगा। 0.1 से 0.2 गया तो रेट इसमें क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं आया। और जब फर्क ना आए, जब फर्क ना आए तो वो कौन सा ऑर्डर है दोस्तों? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस एन की वैल्यू 0 ले लूं तो कॉन्सेंट्रेशन या रेट इंडिपेंडेंट होगा। और जब इंडिपेंडेंट होगा तो मुझे क्लियरली समझ में आ जाएगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर हो जाएगा। और जीरो ऑर्डर हो जाएगा तो दोस्तों एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू, वो सॉरी, हाँ। तो यहां से हमारे पास जो ऑर्डर आएगा, अपने को वो फॉर्मेशन चाहिए ना। तो फॉर्मेशन निकालने के लिए यही हमारा रेट लॉ हो जाएगा। तो इसको मैं अगर और मॉडिफाई करके लिखूं, जो रेट है उसको हम क्या लिख सकते? DC/dt। क्लियर है? तो ए हमारा जो आया वो कौन सा था? ए तो हमने देखा अभी फर्स्ट ऑर्डर था, ये अपना के है। और बी कितना था? जीरो ऑर्डर। क्या ये बात क्लियर है?
क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेटिक्स के क्वेश्चन में देखो, ये मैं कर रहा हूँ, ये पहले सबसे पहले आपको खुद से ही करना है, ठीक है, फिर बाद में अपन देखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया व्हेन द टेम्परेचर डबल। T1 जो है वो 300 से कहाँ चला गया? 310 पर चला गया। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है अपने को, दे रखा है क्या? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है। और अपने को आर की वैल्यू दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दिया हुआ है। अब आप सोचो यार कि क्या कर सकता हूं मैं यहां से। सोचो, आपने ये पता है कि भाई T1 T2 अगर गिवन हो, एक्टिवेशन भी पता, एक्टिवेशन भी क्वेश्चन में पूछा गया है या गया हो, तो अपन क्या कर सकते हैं? तो भाई एक ही फॉर्मूला आता है, वो K2/K1 क्या आ जाएगा? EA/2.303। और ये क्या आ जाएगा? 1/T2 माइनस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R। क्या ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? इस फॉर्मूले में बस आपको ये निकालना है, बाकी सब कुछ आप। अच्छा, ये भी आपको पता है, जब टेम्परेचर में वेरिएशन देखा जाता है तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? ये आता कहाँ से? अरीनेस इक्वेशन से ही तो आता है। अरीनेस इक्वेशन से ही तो आता है। जब दो डिफरेंट टेम्परेचर हो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। रेट उन्होंने डबल पूछा हुआ है, K1 अगर R है या K1 अगर K है, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर जो आता है वो ये आता है। ठीक है, आपको ये खुद से ही सॉल्व करके देखना है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। नहीं होता है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में बोल देना कि स्लाइड नंबर दिस मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया या उसका आंसर नहीं है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये वाला। तो ये बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है ये। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और कमेंट में आप इसका आंसर बताओ। ठीक है, नीट वाले बच्चे चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन में क्या है? इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? दो हाफ सेल दिया हुआ है, उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद अपने को ये बोला गया है कि E0 दिस बताना है। ये मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर मैं ये आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि जो ये क्या होता है। E0 सेल का क्वेश्चन होता है। E0 निकलवाने के क्या होता है? क्वेश्चन होता है। इससे मैं पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? डिफरेंट, तो इसको करेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी पूरी। इसमें होता क्या है कि अगर आप देखो रिएक्शन में, तो हमारे पास SN2 प्लस, जब दो इलेक्ट्रॉन इसने खा लिए तो हमारे पास SN बना। क्लियर है? SN4, जब इसने चार इलेक्ट्रॉन खा लिए तो हमारे पास जो इक्वेशन बना वो SN। क्लियर है दोस्तों? इसमें क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर इनके रिडक्शन पोटेंशियल RP है, और ये भी RP है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मैं ये बोल सकता हूँ कि E0 जो गिवन है वो कितना दिया हुआ है? माइनस के 0.14 वोल्ट। और ये E0 जो दिया हुआ है दोस्तों, 0.00, ये दिया हुआ है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? E0 ऑफ SN4। उसने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, SN4 SN2, इसका पूछा हुआ है। मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा रिडक्शन पोटेंशियल में, कि ये दो इलेक्ट्रॉन को खा ले, और दो इलेक्ट्रॉन खाने के बाद ये इक्वेशन ये बना लेगा। उसने इसका क्या पूछा है? E0 पूछा हुआ है, क्या होगा? E0 पूछा है दोस्तों, कैसे बताएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दो डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शन दे रखा हो और एक तीसरा हाफ सेल रिएक्शन की इक्वेशन पूछ ले, तब उस केस में आपको ये गलती नहीं करना है कि आप जोड़ दो। आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हो। अगर मैं इसको E1 मानूं, इसको E2 मानूं, तो आप ये गलती नहीं कर सकते हो कि अगर ये E3 है तो E3 को मैं क्या कर दूं? E1 + E2। ये नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो E होता है ना बेटा,
वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब नॉन एडिटिव। तो इसको फिर निकालते कैसे हैं दोस्तों? इसको निकालते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये मैं लेक्चर नंबर 2 में, मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको पूरा, लेक्चर नंबर 3 जो मैं अपलोड करूंगा उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर होगा क्या, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे ये पता है रिलेशन, थर्मोडायनेमिक रिलेशन से, कि डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आया? हाँ से समझ में आई। तो मैं यहां से क्या करूंगा, सिंपल, मुझे ये इक्वेशन चाहिए। अब पहले तो मुझे ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब ये बात मुझे समझ में आता है कि इन दोनों को जोड़ के ये बन रहा होगा। तो मैं ये बोलूं कि एस एन इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, एस एन टू प्लस क्या है, राइट हैंड साइड पर है। इसको मुझे अगर रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई नॉट की वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव कर दूं, नेगेटिव को हटा दूं, वो, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, रिवर्स में आ जाएगा। और जब रिवर्स में अगर ये इक्वेशन आ जाएगा तो मेरे पास ओवरऑल यही इक्वेशन आ जाएगा। हाँ कि ना? कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ। एस एन फोर प्लस से जब से दो इलेक्ट्रॉन खाया, ये इक्वेशन नीचे वाली है जिसका ई हमारे पास गिवन है, ई टू है ये, 0.010 वोल्ट। हाँ कि ना? अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं, तो मैंने रिवर्स कर दिया इसको, रिवर्स कर दिया तो एस एन हो जाएगा, तो एस एन टू प्लस, और ये दो हो जाएगा, ई हमारा क्या आ जाएगा, 0.1। क्लियर है? अब मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, एस एन फोर, ये से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एस एन टू प्लस टू। क्या मेरे पास यही आ गया, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन की इक्वेशन भी यही आ गई। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे मैं आपको और करना क्या है अपने को मैंने ये बताया था, यहां से मैं जी थ्री इक्वल्स टू जी वन प्लस जी टू कर सकता हूँ, या डेल्टा भी लगा दो यार। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, माइनस एन एफ ई नॉट थ्री, माइनस एन थ्री हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा, एन वन एफ, एफ तो सेम रहेगा, क्लियर है, एन टू एफ ई नॉट, एफ से एफ माइनस एफ सीधा कॉमन लेके हटा दू, हटा दो सब। यहां से हमारे पास ई नॉट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं, एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू नॉट डिवाइडेड बाई एन। अब आप निकाल दोगे, कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। एन वन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए सर, ये यहां से है ना, तो एन वन कितना हो जाएगा, तो ये तो दूसरी इक्वेशन है, ये हमारा एन टू होगा। ठीक है, ये यहाँ लिख दे, एन वन दो इलेक्ट्रॉन, एन टू भी क्या हो जाएगा, चार। क्या ये बात समझ में आया? एन थ्री कितना आ जाएगा, एन थ्री हमारा ये है, तो एन थ्री कितना आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? आप निकाल दोगे? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 16 आंसर आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा हुआ है। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या ही है? अभी तो हमने एक्स सी एफ तो अभी बनाया था अपने, कि एक्स ही हो जाएगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, दो यूज कर लिए, मतलब 3 लोन पेयर बच गया। तो इस पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कोई ऑप्शन बन जाएगा, ए का 3, ए का 4 हो गया ना, ए का 4, एक तो ये है, ये काटा मारो, ये काटा मारो, ए का 4, ए का 4, बी का, अच्छा बी से अपने को फायदा, बी अपन देख लेते हैं, बी, बी क्या है, एक्स सी ओ टू एफ टू है, 8 सेंट्रल एटम ये आ जाएगा। दो ऑक्सीजन किससे होता है, देखो दो फ्लोरीन तो अपन चिपका देंगे, कोई झंझट नहीं भाई, लो आराम से फर्स्ट क्लास चिपका दिया। उसके बाद अपने पास स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, दो चार छह यूज हो गए, एक लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टू, करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों?
उसके बाद ये वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, ई नॉट का क्वेश्चन है, कैसा पूछा गया है, वही रिएक्शन है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है बेटा, इसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन सेल वाला है, ये इसका क्या हो रहा है, 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन, +1 से 0 गया मतलब रिडक्शन। ई सेल इस बार गिवन है अपने को, डेल्टा जी चाहिए, रिलेशन थर्मोडाइनेमिक रिलेशन बहुत पूछता है बेटा। तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एफ कितना आ जाएगा, 96500, दिया हो ना दिया हो, दिया हो तो वो वैल्यू लिखना है, नहीं तो 90500। ई सेल अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5332। एन कितना होगा, इंपॉर्टेंट, एन कितना होगा बेटा, ये गलती मत कर देना आप कि आप बोलो सर क्लियर दिख रहा है, कसम से दिख रहा है ये +1 है, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये नहीं। अब एक होगा कि नहीं होगा वो अपन ये देखते हैं। जब हम सेल पढ़ते हैं, जब मैंने सी पढ़ाया था आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो, तो मैंने ये बोला था कि जो हाइड्रोजन होता है वो 2He+ में टूटता है, 2H+ में टूटता है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर दो होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता हुआ, यहाँ पर कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर को भी कितना होना पड़ेगा, 2Ag+। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई कर लेना, होमवर्क, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो मैं लिख देता हूं, वो आएगा -के 1029। क्लियर है। तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यही इस तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपको। अच्छा, एक बार और ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आइडियल गैस है, और आइडियल गैस है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है ये, ठीक है भाई, एक्सपेंड हो रही है, समझ में आ गया। वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻³ और V2 दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁻मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब। क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हमेशा एक दिमाग में ये रखना, मुझे कुछ भी कैलकुलेट, वर्क डन कैलकुलेट है, डब्ल्यू के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एक तो इरिवर्सिबल के लिए और रिवर्सिबल के लिए, क्या ये बात क्लियर है। इरिवर्सिबल के लिए डब्ल्यू जो होता है वो -P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, और रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, W = -NRT ln V2/V1 या P1/P2 होता है। तो मैं यहां पर कौन सा लगाऊं, तो ऑलवेज याद रखना आपको स्टेटमेंट में गिवन, कभी भी अगर कांस्टेंट गिवन हो, अगेंस्ट अ कांस्टेंट गिवन हो ना, कांस्टेंट कभी भी गिवन हो तो याद रख लेना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो W = -P एक्सटर्नल V2 - क्या आप कर लोगे, क्या आप कर लोगे, यहां से कितना है हमारे पास 10, ये प्रेशर दिया हुआ है, माइनस पहले से ही था, ये माइनस पहले 10⁻5, V2 - V1 है, तो ये कितना आ जाएगा, पहला कितना देगा, 1 × 10⁻2 है, -1 × 10⁻, ये 0 0 लगा के आप सेट कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो ये। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद ये और कुछ छोटा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लोगे, ठीक है। मुझे आप लिस्ट बनाकर, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनकी लिस्ट बनाकर एक प्रॉपर तरीके से मुझे आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक है, मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करके आपको बता, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।